राम राम। आज हम सौर विकिरण एवं उष्ण संतुलन नामक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के। तो बेसिकली ज्योग्राफी क्या होती है कि हमें क्या विजुलाइज करना चाहिए, हमको क्या दिमाग में सोचते रहना चाहिए ना कि हम पढ़ रहे हैं, तो उसको अपने माइंड में एक पिक्चर होनी चाहिए। तो फिर तब ज़्यादा मतलब जल्दी समझ में आता है और ज़्यादा देर तक मतलब कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो क्या है इसमें, क्या लिखा गया है कि पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है, और इसके बाद पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकिरित कर देती है ना। इसके बदले में मतलब पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को वापस विकिरित कर देती है। तो ये अपना मतलब ये एनर्जी आ रहा है ना, वो जैसे सॉफ्ट वेव्स के फॉर्म में आ रहा है ना। देन फिर उसके बाद अर्थ गर्म हो जाती है और फिर जैसे ये अपनी ऊर्जा को जो सन से ली थी उसे वापस कर देती है दीर्घ तरंगों के रूप में। तो इससे होता क्या है, इससे होता है कि पृथ्वी न तो अधिक ठंडी होती है और नहीं अधिक गर्म हो पाती है ना। और इसमें क्या एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती है ना। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल में दाब में भिन्नता होती है ना, और इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जैसे यहाँ सनरेज है तो अपनी अर्थ को कुछ टिल्ट है ये, तो जैसे सनरेज आ रही है तो अब ये देख किसी हिस्से पे पड़ रही है, किसी पे नहीं पड़ रही, किसी पे ज़्यादा पड़ रही है, किसी पे कम पड़ रही है ना। सूर्य किरणें बराबर मात्रा में नहीं पड़ रही सभी जगह पे, तो ये वाली बात यहाँ पे कही गई है। तो इसमें ऑब्वियस बात है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती है ना। तो इसके कारण क्या होता है, वायुमंडल में दाब में भिन्नता होती है ना, और इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु दीर्घ तरंगों के रूप में आता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा है डायग्राम में, है ना। और पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ बात की गई है कि पृथ्वी, इसका शेप क्या है, कैसा है, पृथ्वी जियोड़ है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, इसका है पृथ्वी का शेप है जियोड़। और सूर्य किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है ना, जिसका कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के मतलब बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है ना। और अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं इस इनफैक्ट की भी। कहा गया है कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन क्यों होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण ये थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है ना। और अब क्या बात की गई है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है ना, तो इसको हम अपसौर कह देते हैं इस स्थिति को। और 3 जनवरी को सबसे निकट होती है तो उसे उपसौर कह देते हैं ना। और 3 जनवरी और 4 जुलाई के अब यहाँ पर क्या चर्चा की गई है कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता क्यों है ना। तो इसका क्या कारण है, तो हम बात कर लेते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। दूसरा सूर्य किरणों का नति कोण। तीसरा है दिन की अवधि। चौथा है वायुमंडल की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोस्फेयर। पांचवा स्थल विन्यास। लेकिन लास्ट के 2 फैक्टर है ना, इनका प्रभाव वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास इनका बहुत कम पड़ता है। केवल 3 फैक्टर्स का ज़्यादा पड़ता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य किरणों का नति कोण और दिन की अवधि, इनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो क्या बात की गई है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जैसे चित्र में दिख रहा है 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है ना, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। ऑब्वियस बात है, कहीं ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त हो रहा है, कहीं पे कम प्राप्त हो रहा है। तो सूर्य तप की मात्रा प्रभावित करने वाला दूसरा कारण किरणों का नति कोण है, ठीक है। उच्च अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों की ओर, यहाँ पे जैसे 90 डिग्री होता है ध्रुव पे ना, तो किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा, ठीक है। अतः है ना, अतः सूर्य किरणें तिरछी पड़ेंगी, ठीक है, ऑब्वियस बात है। और तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। ये कुछ फैक्ट बात कही है वैसे कि तिरछी किरणों को वायुमंडल में अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है, ठीक है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना, ठीक है। तो क्या होता है, लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है ना, मतलब ठीक है। और जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं लघु तरंगों वाले सौर विकिरण है ना, इनके लिए एटमोस्फेयर, पृथ्वी के ऊपर जो एटमोस्फेयर है ना वायुमंडल, वो ऑलमोस्ट पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। ऑब्वियस बात है, पृथ्वी सुपर वायुमंडल तो वहीं से होकर गुजरेंगी ना, ऊपर से चीज़ आ रही है। तो अब क्या बात की गई है कि क्षोभमंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है ना। और क्षोभमंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकिरित कर देते हैं। मतलब क्या होता है, क्षोभमंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले कण है ना, सॉरी, ये क्षोभमंडल में जैसे
ये हो गए छोटे निलंबित कण है ना, तो स्पेक्ट्रम को है ना अंतरिक्ष और पृथ्वी की तरफ विकीर्ण कर देते हैं ना। तो इसी यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी होती है। इसी से उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा ही संभव हो पाता है। मतलब समझ गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की, या तो सर बना भी हुआ हो, मुझे आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा थोड़ा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन कणों के है ना, मतलब ये क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को तो क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, और सौरमंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं। इसके कारण कि मतलब, और यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके ना फिगर पे कि सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानीय वितरण। अब क्या हुआ, सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मेघाच्छादन बहुत कम होता है, मतलब यहाँ क्लाउड्स वगैरह बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से सबसे अधिक सूर्य तप यहाँ पे प्राप्त होता है। दूसरा काम होता है, दूसरी बात क्या है, उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत पर कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। ठीक है, और सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। और शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होते हैं। तो ये 3-4 फैक्ट है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, 2 स्टेटमेंट पूछ लिए, रीजन ये आपका है ये ड्यू टू टिल्टेशन ऑफ द अर्थ, मतलब क्यों क्यों ऐसा होता है, तो आपको पता है ये ड्यू टू टिल्टेशन ऑफ द अर्थ, सन की रे से डिफरेंट एरिया में डिफरेंट मतलब सूर्य तप प्राप्त होता है हमें। अब यहाँ से कंसेप्ट हम देखते हैं ना, वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। तो क्या कंसेप्ट है कि प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। मतलब कि पहले तो सन से रेज आई है ना अर्थ की तरफ, है ना, फिर उसके बाद अर्थ से भी तो ये रेज रेडिएट होंगी, सबसे पहले एटमॉस्फेयर को गर्म करेंगे, निचले वाला जो लेयर होगी, तो यही वाली बात की गई इसमें, है ना। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण होता है, और पृथ्वी संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है, और निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। ये प्रोसेस चालन कंडक्शन कहलाती है। अब क्या है, चालन कब होगा, चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक ही कंसेप्ट है ना। कंडक्शन कहाँ पे होगा, जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस हो, है ना, जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ना, तभी ये चालन हो पाएगा। और गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होगा, और ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों पिंडों का टेम्परेचर एक समान नहीं हो जाए अथवा उनका संपर्क नहीं टूट जाए एक दूसरे से, तब तक होता रहेगा। तो वायुमंडल के निचले परतों को गर्म करने में कंडक्शन मतलब चालन का इंपॉर्टेंट योगदान है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2 प्रोसेस का, कि एक तो लंबवत, है ना, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, ऐसे वर्टिकल उठेगी ना, और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। तो वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रोसेस संवहन कन्वेक्शन कहलाती है। और ठीक है, ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल सौरमंडल तक ही सीमित है ना, ओनली सौरमंडल तक, ये कंसेप्ट है। अब सेकंड कंसेप्ट क्या आ गया, ये आ गया वायु के क्षैतिज संचरण। जैसे ये यहाँ पे क्षैतिज संचरण से होने वाला मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन एडवेक्शन कहलाता है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता है मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती है, एडवेक्शन कारण ही होती है, मतलब, है ना, आप समझ पा रहे होंगे। और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषकर मतलब लू वगैरह भी अभिवहन के चलते ही होता है ना। तो ये सब था। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होते हैं पृथ्वी की सतह को गर्म करते हैं, ऑब्वियस बात है, तो पहले लिखी गई है वही बात है। अब पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। ये बात हम तीसरी बार बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में ना, तो लिखी गई है। यह ऊर्जा वायुमंडल को मतलब क्या फिर है ना, यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः CO2 एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ना। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य तप से, क्योंकि एक्चुअली जब ये गैस इनको ऑब्जर्व करती है विकिरण को, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण को, तभी तो ये गर्म होगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं होकर इनडायरेक्ट हो गया।